नमस्ते मेरे दोस्तों। हमारे जो बीएसएनएल के हमारे जो पिलर हैं, हमारे जो बेस हैं, वो मेरे आप दोस्तों, जिन्होंने बीएसएनएल को चलाने में, बीएसएनएल को कंटिन्यू करने में हर लेवल पे बहुत मेहनत की है। तो आज अब आपका टाइम है प्रमोशन का, अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन जो अभी तक का इतिहास रहा है कि एक तो पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस होता है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। तो इसी को देखते हुए मैं सरबजीत सिंह, जो कि जूनियर इंजीनियर चंडीगढ़ में काम करता हूँ। मेरे पास कॉर्पोरेट सेल्स का काम है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हम मिलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हायर अथॉरिटी से मिलते हैं। तो आज की डेट में बीएसएनएल का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। ये हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि जब तक हम हैं तो हम इसको आगे राइज ही करेंगे और इसमें कोई घबराने वाली किसी तरह की कोई बात नहीं है। हमारे पास प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हमारी प्रमोशन हो रही है, हमें मौका दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि सब कुछ ओके है, सब ठीक चल रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। और ये जो एफर्ट्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि टीटी का जो एग्ज़ाम है, एक तो इसका सिलेबस बिल्कुल लिमिटेड सा है और कोई भी जो मेरे साथी हैं, उनको कहीं से भी इसके रिलेटेड कोई मटेरियल मिल नहीं पाता है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो मैंने पहले भी एक बैच को पढ़ाया था टीटी एग्ज़ाम में और जेईई के एग्ज़ाम में भी मैंने अपने साथियों को पढ़ाया था। अच्छा रिज़ल्ट रहा, लेकिन मैंने उस टाइम भी नोट किया कि बहुत ज़्यादा टफ़ पेपर इन्होंने इसमें डाल दिया था, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग था नहीं। बट है कि जो भी हमारी तरफ से कोशिश हुई, तो उसमें भी वो जो क्वेश्चन के थे उसके कोई ग्रेस मार्क्स या कुछ इस तरह से कोई मिलते नहीं हैं। बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों ना हम ग्रेस मार्क्स के ऊपर या ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करें या कोई रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड करें। इससे बेटर है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी इस तरीके से करें कि हमें कोई किसी की रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बीएसएनएल टेलीकॉम टेक्नीशियन एग्ज़ाम। अब साथियों, आपको पता ही है, आपने एग्ज़ाम दिए भी हुए हैं। हो सकता है कोई कैंडिडेट हो जो कि अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहा हो। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनको एक क्वेश्चन होता है कि जो प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट प्रैक्टिकल जो सिलेबस है वो पुराना क्यों है। इतना पुराना है कि वो जो टेक्नोलॉजी है, पिलर्स हैं, जो अपनी कॉपर वायर है, वो इस टाइम वर्किंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। बट है कि फिर भी ये एग्ज़ाम है वहाँ पे। तो उसका सीधा सा क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि जो मेरी हायर अथॉरिटी में बात हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जो आउटपुट दूंगा आपको, मैं कुछ आपको गाइड करूंगा, तो उसका कोई ना कोई बेस होगा। हवा में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो हायर अथॉरिटी की तरफ से ये सोचा गया कि जितने भी हमारे आर एम सॉरी एटीटी, पहले आर एम थे तो अब एटीटी, जो असिस्टेंट टेलीकॉम टेक्नीशियंस हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है फील्ड का मैक्सिमम रहा है। जो उन्होंने जो हमारी अथॉरिटी थी उनके साथ, या जो हायर जो जेटीयू लेवल के या जो भी टीम जाती थी उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करते थे। तो डिपार्टमेंट ये मानता है कि आपको केबल के बारे में पता होगा, आपको पिलर के बारे में पता होगा। अब टेक्निकल क्या पूछा जाए, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इसमें 10th है। तो 10th में समझो एनसीईआरटी का सिलेबस आना चाहिए, जो कि आपका इसमें सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का है ही है। तो इसलिए डिपार्टमेंटल ने वो सिलेबस रखा है ताकि किसी न किसी तरीके से आपने वो देखा हो। आज की डेट में अगर हम करेंगे तो फाइबर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि हमारे साथी जो है वो उसका रिप्लाई ना कर पाए, जवाब ना दे पाए। तो पुराना सिलेबस की आपको क्लैरिटी आ गई कि पुराना सिलेबस इसलिए है कि कहीं ना कहीं उस सिलेबस को आपने उन चीज़ों को आपने देखा है, ये मान के डिपार्टमेंट चलता है। तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं ताकि उसमें आप रिप्लाई कर पाओ और आपका एक कम्पिटेटिव एग्जाम बन पाए। अब रही बात की वो जो प्रैक्टिकल सिलेबस है आपका सेक्शन 2 का, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, जो कि उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन
जो इसमें जो कैंडिडेट एप्लीकेंट अपीयर होते हैं उनका कोई साथ नहीं दे पाता है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से लेके आगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, आपका रिज़ल्ट निकलेगा, कोई ऐसा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम कुछ ना कुछ आगे आपकी मैं मदद कर पाऊँगा। थोड़ा-सा कैमरा देखना पड़ रहा है क्योंकि अकेले अकेले इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूँ और बाद में पता चला कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो कोशिश करेंगे हम। हमने एक अपना रफ़ सा एक सेटअप से तैयार किया हुआ है और मैं बिल्कुल अपने दिल से कहता हूँ कि मैं आपकी कामयाबी चाहता हूँ। एक एम्प्लॉयी जो 20-25 साल से एक सीट पे काम कर रहा है और उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, स्टैग्नेशन हो रही है और अगर उनको अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है, प्रमोशन की, उनकी स्टैग्नेशन में कोई हेल्प हो जाती है, फाइनेंशियली वो अपग्रेड करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी जो की गई पढ़ाई है या मेरे जो नॉलेज है या जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो सफल हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम। मैंने जैसे बता दिया आपको कि मैं जूनियर इंजीनियर हूँ, बीएसएनएल चंडीगढ़ बीए में सेल्स का काम देखता हूँ, कॉर्पोरेट सेल्स का। और मैंने जो डिपार्टमेंट में एंट्री की थी वो की थी 3 ईयर डिप्लोमा के बेस पे और उसके बाद मैंने बीटेक की, साथ में पढ़ते-पढ़ते एएमआई की। और दोस्तों पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती है, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। तो उसके बाद मैंने इग्नू से एमबीए कर ली मार्केटिंग में, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग था। तो एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन आपको देना ज़रूरी थी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई झिझक नहीं होती है। पढ़ना मतलब आगे बढ़ना। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जिसमें कि इसमें सेक्शन 1, सेक्शन इसको जैसे पेपर में दिया हुआ है 2 रोमन में, सेक्शन 1, सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 का एक पार्ट है वो है जनरल साइंस, जनरल साइंस। इसका ही सेकंड पार्ट है मैथमेटिक्स। कोशिश करें जब भी आपको मैं लेक्चर दूंगा आगे, ये डे बाय डे लेक्चर आपके टॉपिक वाइज मैं देता रहूंगा। इसमें आपने मेरी हेल्प ये करनी है कि आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है कि कॉपी पेंसिल में जैसे आप बैठोगे कुछ नोट करोगे तो एक याद उससे आसान करना, याद करना उसमें आसान हो जाता है। तो एक कॉपी और पेंसिल जरूर रखनी है आपने। पहले सबसे पहले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और उसमें लिमिटेशन क्या है, उसमें पास मार्क्स कैसे हैं, पास मार्क्स की कंडीशंस क्या हैं। तो वो पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो हमारा एग्जाम पैटर्न है। तो जो सेक्शन 1 है वो जनरल साइंस और मैथमेटिक्स की बेस पे आता है। दूसरा जो आता है वो डिपार्टमेंटल प्रैक्टिस, डिपार्टमेंट प्रैक्टिस। तो डिपार्टमेंट प्रैक्टिस के भी 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस। और इस सेक्शन के भी 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो हमें क्लियर है पहले से ही कि 50-50 क्वेश्चंस हैं। और अब इन दोनों एग्जाम का मिला के जो टाइम है टोटल, जिसको कि बोलते हैं 2.5 घंटे, नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में क्या करना है आपने, 2.5 घंटे का मान लो 100 क्वेश्चन है। अब आप ये मानो कि आपके 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास मिनट्स कितने हैं, मिनट्स हो गए आपके 60, 60 और 30, 150 मिनट्स। तो 150 मिनट हैं जिसमें कि आपने 100 क्वेश्चन करने हैं, एक बहुत अच्छा टाइम है। और मैं जो आपकी तैयारी करवाऊंगा वो इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको एग्जाम में कुछ ज्यादा सोचना ना पड़े, आपको सीधा क्वेश्चन का आंसर आएगा कि हाँ यस यही है, क्योंकि हम तैयारी ही इस तरह से करेंगे। और मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में लिखें, इंग्लिश में भी लिखें, मतलब दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे जो कि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। और इसके पीडीएफ नोट्स
भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 100% मेरी कोशिश है कि मेरे जो भी फ्रेंड्स इस पेपर में एग्ज़ाम में अपेयर हों, और जहाँ पे जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है, जो एग्ज़ाम में पहले उनकी अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो चुकी हैं या नहीं कर चुके हैं, या कोई एक नंबर से रह गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो इस बार 100% उनको सफलता मिले। तो आगे देखते हैं। अब इसमें टोटल 150 मिनट हैं, 100 क्वेश्चन हैं, और 100 क्वेश्चन में क्या है आगे, 100 क्वेश्चन में आपका 100 क्वेश्चन में आपका ये जो है पासिंग मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स 30% एंड और 20%। जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ईच सेक्शन में, हर सेक्शन में, वो है 30%। और जो हमारे फ्रेंड्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो पासिंग मार्क्स हैं मिनिमम, वो है 20%। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, 30% का मतलब है कि आपको एक सेक्शन में 15 मार्क्स लेने हैं जनरल, जो जनरल कैटेगरी के, और इसमें हम लेने हैं 10 मार्क्स। मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 50 में से 15, 50 में से 10। लेकिन अगर आपने यहां से 30% एक सेक्शन में ले लिए, तो दूसरी में भी आपको कम से कम 30% उसमें लेने हैं। मतलब कि दूसरे सेक्शन में भी आपके जो मिनिमम, अगर आप पेपर आपका पास होगा तो उसमें भी आपको 15 नंबर लेने ही हैं। दोनों सेक्शन के मिला के 15-15 आपने मिनिमम लेने ही हैं, और इसमें आपको 10-10 लेनी है, 50 में से 10 नंबर। बहुत सारे जो पहले एग्जाम हुए उसमें क्या हुआ कि इस एक सेक्शन में तो आगे 30 नंबर, और दूसरी में आगे 11 नंबर, टोटल मिला के तो 30% से ऊपर ही है। लेकिन एक सेक्शन में रह गए जिसकी वजह से वो नॉट क्वालिफाइड में आ गए। तो हमने इस तरीके से तैयारी करनी है कि हम पहले तो इस कंडीशन को क्लियर करें। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को मिनिमम जो स्टैंडर्ड बना है पास होने का, वो आपका क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, और इतना बैलेंस बना के चलें कि आपकी दोनों सेक्शन क्लियर हो जाएं। टॉप करना, कहीं कहीं पे जो कई बीए ओए हैं वहां पे एक एक सीट है, तो एक एक सीट का मतलब है कि वहां पे अगर 10 कैंडिडेट भी होंगे तो सीट एक है, तो उसमें कंपटीशन होगा। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश होगी कि ये जो एक कंडीशन आती है कि एक में 50 में से 40 नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए, और दूसरे में क्या हुआ 14 नंबर आ गए या 9 नंबर आ गए, तो जो कि वो बड़ा ही दुखदायी कंडीशन होती है कि आपके टोटल मार्क्स ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन एक सेक्शन में एक नंबर की वजह से आप रह गए, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म होगी। अदरवाइज अगर दोनों को जोड़ते तो शायद आपके मार्क्स उस कैंडिडेट से ज्यादा होते जो कि सिलेक्ट हुआ उसमें एक सीट के लिए। तो हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि किस तरह की कोई इसमें क्लियरेंस ना हो, कि डिफिकल्टी ना हो। तो मार्क्स का आपको क्लियर हो गया कि मार्क्स हमारे जो हैं वो मिनिमम इतने चाहिए, पहले भी आपको क्लियर है, लेकिन इस कंडीशन में जरूर करना है कि आपका कोई भी मार्क्स की कोई भी कंडीशन ऐसी ना आए कि आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रोग्राम थोड़ा हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, और इसमें जितने भी मिनिमम रिसोर्सेज हैं हमारे पास इस टाइम अवेलेबल हैं, उसी के बेस पे हम इस टाइम ये काम कर रहे हैं। तो अगर आपको बीच में लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप जल्दी से थोड़ा उसको आगे कर सकते हो। हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। और अब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितना भी, जैसे सेक्शन ए ले लेते हैं हम, सेक्शन ए, सेक्शन ए या सेक्शन वन, इसमें जो भी जनरल साइंस आती है, जो भी जनरल साइंस आती है वो 10th के हिसाब से, एनसीईआरटी 10th के हिसाब से आनी चाहिए वो।
लेकिन टॉपिक जो है वो टॉपिक जैसे रेफरेंस लिखा है, मैंने पिछले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो एनालाइज किए हैं, जिसमें कि आपको जो सिलेबस है उसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको कैपेसिटर के बारे में पूछ लिया गया है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो कि मतलब डिप्लोमा लेवल के हैं। अब एग्जाम कैसे सेट करते हैं वो पता नहीं, लेकिन ये है कि हमारा जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको हमने ग्रैब करना ही करना है। जरूरी नहीं, अगर मान लिया कि उसमें से 50 में से 10 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, या जिनका हमने पढ़ा ना हो, या हमें कोई आइडिया ना हो, या एक ऐसे लेवल से ज़्यादा है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। 40 मार्क्स भी ले लेंगे, दूसरे में 40 नहीं तो 80 मार्क्स का एक रिकॉर्ड बनता है। आप ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और उसमें जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा वही सिलेक्ट हो जाएगा उसमें। तो जैसे भी होगा आगे, बट हम अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए इसके अकॉर्डिंग, तो हम उसको अटेम्प्ट कर लें। और अगर आने वाले टाइम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है और कोई मेरा साथी रह रहा है, जब भी इसकी की आती है, तो हम ऐसा करेंगे कि उसमें उसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जी ये दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस, और मैं इसमें आपका साथ दूंगा। तो जनरल साइंस आ गया, और एक मैथमेटिक्स। जो जनरल मेरे दोस्त हैं उनको मैथमेटिक्स जो है वो काफ़ी टफ लगता है कि मैथमेटिक्स कौन पढ़ेगा, मतलब काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, आज से 30 साल पहले हम पढ़ते थे। तो दोस्तों इसमें मैथमेटिक्स में आपको इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कौन से क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालना है। और देखिए जिस चीज़ को हम जब नहीं पढ़ते हैं, मान लिया कि हमने अ, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले हमने 10th की हुई है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमें इसके फार्मूले परसेंटेज कैसे निकालनी है, और एवरेज कैसे निकालनी है, ठीक है। उसकी कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं इसमें, लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, तो मैं इसमें हिंदी में भी आपको बताऊंगा, और इस तरीके से बताऊंगा कि आपको वो कोई करने में उसमें डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपको आज तक आपको कोई हेल्प मिल नहीं पाई है। तो इस बार कोशिश करेंगे कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है उसमें आप बिल्कुल तैयारी करें, डेडिकेट तरीके से तैयारी करें, और आपको सफलता मिले। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में परसेंटेज पूछ लिया, रेशियोज पूछ लिए। अब हम ये बोलेंगे कि हिंदी मीडियम, तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें कि कोई आंसर गलत होता है, या कुछ इसमें मतलब हिंदी में कोई आंसर क्वेश्चन और पूछा था, या कुछ इसे जो भी इसमें कोई गलती होती है, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, जो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आता है मतलब ऑप्शन आता है, उसको ठीक माना जाता है किसी भी एग्जाम में। तो इसमें भी ये आता है कि इंग्लिश वाला जो है उसको ठीक माना जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है, और मेरे हिसाब से हमारे जो दोस्त हैं वो इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं, कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। और अगर किसी को डिफिकल्टी भी होगी तो मैं इंग्लिश का वर्ड, जो भी इंग्लिश का वर्ड है, जैसे रेजिस्टेंस लिखा है, तो रेजिस्टेंस को मैं हिंदी में लिख दूंगा, ताकि उसको आप प्रोनाउंसिएशन कर पाएँ उसकी। उसकी रेजिस्टेंस को जो भी हिंदी में बोलते हैं वो भी हम साथ में लिख देंगे, ताकि कोई इस तरह की कोई डिफिकल्टी आपको पेपर में फेस ना हो। अब मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जो है, कुछ का मानना है कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो नहीं होना चाहिए, और ऑफलाइन होना चाहिए, और उसमें टिक लगाने में आसानी रहती है, पढ़ने में आसानी रहती है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप वो स्टाफ हैं जिन्होंने 2G से शुरू किया, और आज हम 5G पर पहुंच रहे हैं। तो नेचर का भी एक असूल है कि जैसे जैसे कुछ चेंज आते हैं, उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए, और उसमें ढल जाना चाहिए। तो कंप्यूटर में इसमें कुछ नहीं है, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं अपने प्रमोशंस में, तो हाँ, उसमें थोड़ी सक्सेस नहीं मिली मेरे को, कुछ डिफ़िकल्टी रही उसमें। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है, आप गए, माउस हिलाना आना चाहिए, और जब आपका एग्ज़ाम होगा, डेमो उसमें होगा, तो सभी ने एग्ज़ाम दे भी चुके हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में एक फैसिलिटी होती है कि आपका टाइम बच जाता है उसमें। एक तो क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन जो होता है, ऑफलाइन में आपको उसको गोले को मार्क करना होता है, अच्छी तरह करना होता है। अगर वो अच्छी तरह मार्क ना हो तो आपके नंबर कट जाएँगे उसमें। तो इसमें एक बेनिफिट होता है कि आपने टिक लगा दी, बाद में पता चला आपको कि अरे मेरे को तो लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, या आपको याद आ गया, आप उस टिक को हटा के दूसरी टिक लगा दीजिए। तो बहुत सारे इसमें एडवांटेज होते हैं।
तो आपने घबराना नहीं है, हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँगा, किसी भी डिफ़िकल्टी लेवल पे आपकी मैं हेल्प करूँगा और रजिस्ट्रेशन आपने पहले भी की हुई है, रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी वगैरह जो भी आपको चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, आपने पेमेंट करनी है, किसी भी लेवल की अगर कोई डिफ़िकल्टी आएगी, तो आपने शेयर करनी है। जो मेरा मोबाइल नंबर है, वो है 9530660882 9530660882 सरबजीत सिंह। क्योंकि ऑफिस के टाइम काम में हम बहुत बिजी रहते हैं, कोई भी डिफिकल्टी कुछ ऐसा लगता है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, कोई आपको पहले का कुछ एक्सपीरियंस है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आप एक मैसेज कर दो, या फिर हम ऐसा करेंगे जैसे संडे को या जिस दिन छुट्टी होगी, हम एक लाइव सेशन भी रख सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। और लाइव सेशन में मतलब किसी भी कॉन्फ्रेंस में कोई भी जो बढ़िया रहेगा, आपको भी बढ़िया रहे, हमें भी बढ़िया रहे। तो वो ऑनलाइन हम देख लेंगे क्या-क्या डिस्कशन आ रही है, क्या-क्या उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको आप क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, किस तरीके से आपने मेरे को बताना है कि मैं कहाँ पे कुछ फ़ास्ट कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ या हमें समझ नहीं आया। तो अभी ये शुरुआत है और इससे आगे हम कैसे चलते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए, हम आगे आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जैसे भी है। कोशिश है कि यूट्यूब चैनल की वजह से यूट्यूब चैनल हम क्रिएट करेंगे इसमें और उसी के माध्यम से यूट्यूब में आपके जो ये जो वीडियो हैं ये अपलोड होते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो आगे होते रहने हैं। तो एक बार ये यूट्यूब में अपलोड हो गए, तो जो भी आने वाले मेरे साथी हैं, उनको भी इसमें हेल्प हो जाएगी और जो पीडीएफ नोट्स हैं, वो भी अवेलेबल करवा देंगे। तो पीडीएफ नोट्स भी इस तरह से अवेलेबल कराएँगे कि मतलब वो आपका एक एग्ज़ाम से पहले टू द पॉइंट आपने उसको पढ़ के जाना है, रिवीज़न के हिसाब से, एक्सप्लेन करने के हिसाब से, दोनों तरफ से बना देंगे उसको। और इसके जो तैयारी हम इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टॉपिक शुरू किया। अब रेजिस्टेंस में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने वो साथ-साथ ही करने हैं। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस पढ़ लिया, फिर आगे ओह्म्स लॉ पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया, उसके बाद हमने बोला कि अब चलो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। मेरा अपना मानना है कि हमने जो टॉपिक किया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, वो हमने उसको ज़रूर साथ-साथ में करना है। उसको साथ-साथ में करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि मेरा एक चैप्टर रेजिस्टेंस का अगर हो गया, अगर उसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं या उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उसको करने के लायक हूँ। कुछ एग्ज़ाम्पल हम लेंगे अपने पुराने प्रीवियस पेपर्स का और कुछ में क्वेश्चंस अलग-अलग बुक्स में से जो कि इस लेवल के आएँगे, उस लेवल से हम उसको करेंगे। तो फाइनली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और आगे जो है वो टॉपिक वाइज़ चलेगा। थोड़ा डिटेल में इसको हम आगे लेके जाएँगे। तो कुछ नहीं करना है आपने। अभी ये वीडियो मैंने कोई यूट्यूब चैनल में अपडेट नहीं किया है और ना ही किया है अभी। आगे जैसे हम इसको करेंगे, तो आगे उसको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद फिर आपको जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा। आप उसको यूज़ करिए, दोबारा-दोबारा देखिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी आए तो मेरे को व्हाट्सएप करिए। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए और आपकी सिलेक्शन ना हो जाए। तो इसके साथ ही अभी अभी के लिए थोड़ा विराम लेते हैं। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ और आप कॉपी पेंसिल लेके सफलता को हासिल करें, आप अच्छे इससे प्रमोशन पाएँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय बीएसएनएल। धन्यवाद।